स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुमारव्रत में। तो आज का टॉपिक है दंत। दंत में देखते हैं एनाटॉमी के हिसाब से। तो दंत शरीर में जो दंत की संख्या होती है वो 32 होती है, सभी जानते हैं। जो दंत है वो अस्थि के कौन से भेदों में आते हैं, तो उसका आंसर है रोचक अस्थि। तो दांत खाने को चबाते हैं तो खाने में रुचि पैदा कर देते हैं, तो ऐसा करके दांतों में जो अस्थि है वो कौन सी है, रुचि पैदा करने वाली रोचक अस्थि। दोस्तों दांतों के अंदर जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का होता है, जिसे उलूखल कहते हैं। मात्र पित्तज कौन से भावों से बने हैं दांत, तो जितनी भी स्थिर चीज़ें होती हैं, कठिन चीज़ें होती हैं, वो पित्तरज भाव से बनती हैं। तो दांत जो है वो पित्तरज भाव हैं। सारंगधर ने दंत को अस्थि की उपधातु बोला है, ये ध्यान रखना है। किसने बोला है? सारंगधर। ज़्यादातर उपधातु किसने बताई है? सारंगधर ने ही बताई है। सारंगधर ने दंत को अस्थि की उपधातु कहा है। काश्यप के अनुसार दंत निषिक्त होते हैं रक्त धातु से गर्भ अवस्था में। तो मतलब सबसे पहले जब दांत दांत निकलना चालू होते हैं तो पहली अवस्था जो है निषक्त अवस्था कहलाती है। तो ये निषक्त अवस्था में क्या होता है? गर्भावस्था में मसूड़ों में दंत अंकुरों का आना क्या कहलाता है? निषक्त अवस्था। दंत अंकुर यानी जो दांत का स्टार्टिंग, तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो कौन सी धातु का बताएं? रक्त धातु का। कांस्यम में रक्त धातु होता है। कांस्यम के लिए हमेशा एक फॉर्मूला चलेगा जो मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा, के आर है ना। कांस्यम में के आर यहाँ लिख लेंगे, के आर। कांस्यम में रक्त धातु बताइए। फिर आते हैं बाघवटिया, जिसको अष्टांग कह सकते हैं। तो अष्टांग के अनुसार दंत निषिक्त होते हैं अस्थि और मज्जा धातु से। तो यहाँ अष्टांग, ठीक है, और यहाँ जो है बाघवट जो अष्टांग है और यहाँ अस्थि से चालू होता है। ध्यान रखना, अस्थि मज्जा किसने बताई है? बाघवट ने। आ से अस्थि, आ से अष्टांग। फिर आए दंतोद्भेदन की कितनी अवस्थाएं, तो संख्यावाची क्वेश्चन है, 3 होती हैं। पहला है निषिक्त होना। गर्भ अवस्था में मसूड़ों में दंतांकुरों का आना क्या कहलाता है? निषक्त। 4 माह में दांत जो है वो निषक्त हो जाते हैं, यानी दांतों की स्टार्टिंग कितने महीने में हो जाती है? 4 महीने में। मूर्तिमान का मतलब है, दूसरी स्टेज है मूर्तिमान। मूर्तिमान का मतलब है दंत अंकुरों का बढ़कर दांतों का रूप ग्रहण करना, मूर्तिमान कहलाता है। उद्भेदन का मतलब होता है मसूड़ों को विदीन करके बाहर आ जाना। तो ऐसे करके 3 अवस्थाएं होती हैं, निषिक्त होना, मूर्तिमान होना और उद्भेदन होना। फिर आते हैं दांतों की संख्या। दांतों की संख्या सभी को मालूम है, 32 होती है। दांतों के 2 भेद होते हैं, एक कहलाता है सज्जातकृत और दूसरा कहलाता है द्विज। तो जो द्विज होता है उसमें द्वि शब्द आता है, तो उसकी संख्या डबल फिगर में होती है, 24। और जो सकृत जात होता है वो संख्या में 8 होता है। जाति एक ही होती है, सिंगल फिगर में 8। अष्टांग जाति 8 अंगों की जाति। सज्जात में 8 है और द्विज में द्वि आता है तो डबल फिगर आता है 24। ऐसा करके याद रखना है। फिर आते हैं इनके प्रकार में। तो इनके प्रकार जो है, दांतों के प्रकार 4 होते हैं, राजदंत, बस्त, दंष्टा और हान्यम। तो इनको याद रखने के लिए ये फॉर्मूला बना लेंगे। राजा बेटा के दांत हैं, राजा बेटा के दांत हैं, ऐसा करके यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेंगे। राजा बेटा दांत हैं, राजा बेटा के दांत हैं। तो जो ऊपर के दांत होते हैं वो राजदंत कहलाते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। इनको इंग्लिश में सेंट्रल इंसिजन कहते हैं, सामने की तरफ होते हैं। इनका काम है कर्तन करना। अपने दांतों से जब हमें धागा काटना होता है तो बिल्कुल बीच में लाके धागे को काटते हैं, कर्तन करना इसका काम होता है। मध्य और ऊपर के 2 दांत जो है काश्यप के अनुसार वो राजदंत कहलाते हैं। तो टोटल 4 हैं, 2 जो है मध्य के हैं और 2 ऊपर के हैं, 2 मध्य के और 2 ऊपर के। ऐसे करके जो है 2 दांत जो है काश्यप के अनुसार क्या कहलाते हैं? राजदंत कहलाते हैं। दांतों की खासियत ये होती है, अगर दांत ये खंडित हो जाए तो व्यक्ति श्राद्ध के अयोग्य हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। इसके अलावा अगर उसकी बलि भी नहीं दी जा सकती। फिर आते हैं वस्त में। वस्त जो है 4 होते हैं, इनको लेटरल इंसीजर कहते हैं। इनका काम भी क्या होता है? कर्तन होता है। भी दोनों इंसीजर ही हैं, एक सामने वाले हैं, एक लेटरल यानी उस जो है उसके बगल वाले हैं, तो इसके एक ही काम है दोनों का, कर्तन। दंष्टा जो है वो 4 होते हैं, उनको कैनाइन कहते हैं, ठीक है।
कैनाइन शब्द ध्यान रखना है। ये जो अपने ओंठों के पास वाला जो दांत होता है, ड्रैकुला का दांत, यानी जो बाहर निकल के आते हैं, वो दंष्टा दांत कहलाते हैं। तो यहाँ पर इनको सीवन कहते हैं। सीवन कल के ध्यान रखने के लिए इंग्लिश शब्द को मैं टर्मोलॉजी को यूज करूँगा कि जब अपने सामने ये वर्ड आता है दंष्टा, दंष्टा ये वर्ड आता है, तो इंग्लिश में बोलूँगा कि सी मतलब देखना, और वन मतलब एक बार। मैंने एक बार कहीं और कहीं देख रखा है। तो कहाँ देख रखा है अपन ने? अगध में देख रखा है। अगध में अपन पढ़ते हैं कि जांगम के और दंष्टा होते हैं, तो दंष्टा जो है वो अगध में देखते हैं अपन। तो C1 यानी कहाँ पर देखा है? वन बार, एक बार देखा है मैंने इसको, कहाँ? अगध में। तो दंष्टा को C1 कील कहते हैं। ऐसे करके याद करना है। कठिन द्रव्यों के कर्तन में ये काम में आते हैं, ये भी कर्तन ही करते हैं। तो तीनों दांत जो है कर्तन करते हैं। एक जो हान्यव है वो उससे अपन चबाते हैं, है ना। तो हान्यव जैसा नाम है, हानि करना, भोजन की धीरे धीरे चबाना, ये सबसे जो इनका नाम में हानि है, लेकिन संख्या सबसे ज़्यादा इन्हीं की होती है। हान्यव नाम में हानि है, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की होती है। संख्या कितनी होती है? 20। बाइकस्पिड ये हम जो है मोलर्स इनको कहते हैं। इनका काम क्या होता है? चवन करना, चबाना। फिर कुछ कंसेप्ट हैं कि जितने मास में कर्म में दांतों का निषेचन होता है, जितने मास में, या मास शब्द लिखा है, उतने ही दिनों में वो फूटकर बाहर निकल कर आते हैं। यानी गर्भ में जो है दांतों का निषेचन ऊपर अपन ने लिखा था 4 महीने में, तो 4 महीने में होता है। तो जब दांत निकलना स्टार्ट होंगे तो वो 4 दिन लगेंगे उनको स्टार्टिंग से बाहर आने में। बच्चे के जन्म के पश्चात जितने मास में दांत निकलते हैं, उतने ही वर्षों में वो टूटकर गिरकर पुनः आते हैं। यानी पहले दूध के दांत निकलते हैं, फिर गिर के वो वापस से आते हैं। तो जितने मास में, अगर किसी बच्चे के दांत 7 महीने में आए, 8वें महीने में आए, तो 8 साल का जब बच्चा होगा तो उसके दांत, दूध के दांत गिर के और स्थायी दांत आना जो है प्रारंभ हो चुके होंगे। लड़का के जो दांत होते हैं वो देर से निकलते हैं। लड़का जो है वो देर से निकलते हैं, ठीक है। लड़का ज़्यादा खाना खाएगा, देर लगेगी, है ना, ऐसा याद रखना है। लड़की के दांत जो है, लड़कियां कम खाती हैं, जल्दी निकलते हैं। लड़कों के दांत जो है वो घन स्थिर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन चेंज करके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, घन स्थिर होते हैं, घन तीक्ष्ण होते हैं। तो यहाँ घन और स्थिर का साथ, एक लड़के का नाम लिख लेना, घनश्याम, घनश्याम, ठीक है। और लड़की के दांत जल्दी निकलते हैं और मृदु सुशील होते हैं, तो लड़की का नाम लिखना है सुषमा, 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 है ना। ऐसे करके घनश्याम और सुषमा करके याद रखना है, तो उससे आपको याद आ जाएगा कि ये लड़कों के जो है घन स्थिर होते हैं, लड़की के मृदु सुशील होते हैं। फिर आओ चतुर्भुज दंत उत्पत्ति में। तो दांतों की जड़ों में गर्भ के समय जो रक्त निषिक्त होता है, रक्त शब्द का से अब यूज करते हैं निषिक्त होने के लिए, वही रक्त दांतों को उत्पन्न करता है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। सामुद्र जो कि 6 दांत होते हैं, 7 दांत गिरते रहते हैं, ठीक है। समुद्र का हमेशा 6 होता रहता है, ज्वार भाटा आता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। समृद्ध जो है वो अधन्य दंत होते हैं, दंत मेले रहते हैं। समृद्ध का मतलब होता है ढके हुए होना, जो दांत ढके हुए रहेंगे वो हमेशा मैले रहेंगे। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, है ना, तो जो दांत बाहर निकले रहते हैं, बाहर निकले रहेंगे, तो जीभ से टच करके बाहर आएंगे तो लाला सराव रहेगी, सदा रोगी बनेगा, क्योंकि बाहर से इन्फेक्शन कैरी हो जाएगा, और ओंठ ठीक से ढके नहीं रहते हैं। विवृत का मतलब ये होता है कि ढके नहीं रहना, है ना, ढके नहीं रहना, ये विवृत का मतलब निकलता है। और चौथे जो है दंत संपत्त प्रकार के होते हैं, जिनके गुण 10 होते हैं, जो नीचे लिखे हुए। फिर आते हैं मांस विशेष में दंत निषिक्त होने के गुण दोष जो है वो काश्यप ने बताए हैं। उन्होंने कहा है चौथे माह से लेकर 8वें महीने तक दांत आते हैं। और अष्टांग संग्रह ने कहा है कि 8 मास में जो दांत आते हैं वो दीर्घ पुष्पा होते हैं, अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, ऐसा अष्टांग संग्रह ने कहा है। तो कौन से मास में निकलने वाले दांत जो है दीर्घ पुष्पा होते हैं? वो 8वें महीने के। सबसे पहले देखते हैं चतुर्थ महीने के दांतों को। तो चतुर्थ महीने के दांतों में लिखा है कि वह दुर्बल होते हैं। तो एक तो जल्दी निकले हैं, अभी अपन ने गणित का फॉर्मूला पढ़ा है कि जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी वो टूट के वापस आएंगे, तो इसलिए जल्दी गिर जाएंगे। 4 महीने में निकले हैं तो 4 महीने के अंदर जो है 4 साल के अंदर उनको टूट के वापस आना है।
तो शीघ्र गिरने वाले होंगे, ये सब ध्यान रखना। आंसू, आंसू शब्द, आंसू मतलब होता है जल्दी, जल्दी क्षय करने वाले होते हैं। आमय, रोग लगेंगे तभी तो गिरेंगे, तो आमय बहुला होते हैं। 5वें महीने में निकलने वाले दंत जो है हर्षयुक्त हिलने वाले होते हैं, तो हर्ष शब्द ध्यान रखना। संस्कृत में इसको संयंदन कहा है, और ये भी जल्दी गिरेंगे, तो 5वें महीने वाला भी आमय बहुला होते हैं। छठे माह में जो दांत होते हैं वो प्रतीप होते हैं। प्रतीप का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। मल इनके अंदर रहता है, विवर्ण होते हैं, रंग कलर अच्छा नहीं होता। गुणदंता, गुणदंता का मतलब कैविटी, ये इंपॉर्टेंट है कैविटी। तो याद रखने के लिए बोलते हैं, जैसे क्रिकेट में कभी कभी बल्लेबाज जो है बॉल को बाहर भेजने के लिए टेढ़ा मेढ़ा शॉट घुमा देता है, और वो जाता है हवा में, और कमेंटेटर चिल्लाता है ये गई बॉल स्टेडियम के बाहर, और ये क्या, कैच आउट। तो हम बोलने वाले थे अच्छे दांत हैं, लेकिन इनमें घुन लग जाती है, यानी इनमें कैविटीज़ बन जाती हैं। तो छक्का जो है कभी कभी कैविटी बन जाता है, मतलब वो टंग जाता है बाउंड्री बॉल में, कैच आउट हो जाता है, 6 मारने वाला। तो ऐसा करके घुण जो है किस में लगते हैं, छठवें माह में लगते हैं, ऐसा ध्यान रखना है। 7वें माह के दांत जो होते हैं द्विपुटा होते हैं, दो है ना, और स्पोर्ट वाले होते हैं राजी मनता यानी रेखा युक्त होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। खंड खंड होते हैं, विभाजित होते हैं, सुरूक्ष होते हैं, विषम होते हैं, उन्नत होते हैं, आगे को ऊपरे रहते हैं। तो कुल मिला के काउंट करेंगे, स्फुटा 1 है ना, द्विस्फुटा 1, स्फुट वाले 2, तो राजी मनता 3, खंड 4, रूक्ष 5, विषम 6 और उन्नत 7। तो 7वें महीने में जो दांत बताएं उनके 7 गुण बताएं, 7 चीज़ें बताई, ऐसे करके एग्जाम हॉल में हमें ध्यान रखना है। तो कुल मिला के चौथे में आता है आंसू, 5वें में आता है हर्ष, छठे में आता है टेढ़ा मेढ़ा प्रतीप, और 7वें में आता है द्विपुटा राजी। तो आंसू हर्ष पर 2 बार राजी, जैसे बच्चे रोने लगते हैं तो माँ बाप मान जाते हैं हर चीज़। तो आंसू बहा दिए बच्चे ने या खुशीपूर्वक कोई चीज़ मांगी तो अपन माँ बाप तुरंत राजी हो जाते हैं। तो आंसू हर्ष पर का मतलब हो गया प्रतीप, आंसू हर्ष पर द्वि का मतलब हो गया द्विपुटा, 2 बार राजी का मतलब हो गया राजी मनता। तो आंसू हर्ष पर दोबारा राजी। एक बार तो अपन ने बच्चे ने कुछ मांगा था तो अपन ने मना कर दिया, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, चॉकलेट नहीं मिलेगी तुमको। लेकिन बच्चे ने दोबारा जिद करी, या तो रो के जिद करी या फिर बहुत प्यार से मांगा, तो फिर अपन दिला देते हैं। तो इन शब्दों को जोड़ के ये इनके गुण याद रखने हैं अपन को, कि पहले में आता है आंसू, दूसरे में आता है हर्ष। आंसू हर्ष पर का मतलब प्रतीप, आंसू हर्ष पर 2 बार राजी यानी द्विपुटा और राजी, ऐसे करके इनको आपको याद रखना है। आंसू हर्ष पर 2 बार राजी, आंसू हर्ष पर 2 बार राजी। फिर आते हैं अष्टम माह में। अष्टम माह वाले 10 गुण वाले होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है दंत गुण संबंध होते हैं पूर्णता, समता, घनता, शुक्लता, स्निग्धता, संलक्षणता, निर्मलता, निरामयता, किंचित उत्तरोन्नता, दंत बानाधाम च समता। तो यहाँ तक तो 10 गुण जो है वो दंत संपद गुण होते हैं, और फिर ये दंत मूल के गुण होते हैं रक्ता, स्निग्धता, व्रत का स्थिर मूला चेती, दंत संपद उच्चते। एग्जाम में आता है दंत संपद गुण कितने होते हैं, तो आंसर है 10। किसने बताया हैं, तो काश्यप ने बताए हैं। फिर ऐसी जैसे दंत संपत होते हैं यानी अच्छे दांत होते हैं, बुरे दांत भी होते हैं जिनको अशुभ कहते हैं, अशुभ। तो अशुभ दांतों की संख्या कितनी है, अशुभ मंगल दांतों की संख्या है 8। तो याद रखने का तरीका कि अभी अपन ने पढ़ा था दांत 32 होते हैं, 2 टाइप में उसको विभाजित करते हैं, एक सकृत जात होते हैं और दूसरा होते हैं द्विज। तो जो सकृत जात होते हैं वो एक ही बार आते हैं, अगर उनमें से कोई खराब हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो अशुभ दांत हो सकते हैं वो 8 ही हो सकते हैं, ऐसा याद रखना है। जो 2 बार आने हैं तो एक बार टूट के फिर से आ जाएगा। संख्यावाची क्वेश्चन हो गया। अशुभ कितने हैं, 8। इसमें आता है सदंत जन्म, पूर्वोत्तर जन्म, अधिक दंतता, हीन दंतता यानी 32 से ज़्यादा होना, 32 से कम होना, कराल दंतता, ये अपन ने पढ़ा था कि ऊर्ध्वस्तनी माथा के स्तनपान से होता है कराल दंता। विरल दंतता, विवर्ण यानी दांतों का कलर बेकार होना, स्फुटित यानी उनमें दरार होना, ये सब जो है अशुभ सूचक होते हैं।
अब आते हैं इनके उपचार में। तो विकृत दंतोत्पत्ति में मारुति यष्टि यज्ञ बताया है। तो विकृत में क्या बताया है? मारुति। तो एक जैसे कहानी है कि जब जो अपनी बाल्यावस्था में भगवान हनुमान जी बहुत अधिक चंचल थे, तो एक बार वो सूरज को निगलने जा रहे थे, तो उनको रोकने के लिए जो है इंद्र ने अपना वज्र, जो सबसे शक्तिशाली शस्त्र है, वो उनको मारा। तो उनकी ठुड्डी पे लगा, मतलब उनकी जो चीख जो होती है, चिन्ह जो होती है, उस पर टकराया। तो चिन्ह में टकराने से वो मुंह उनका फूला हुआ दिखता है हनुमान जी का हमेशा, यानी उनके दांत नहीं टूटे लेकिन मुंह फूल गया। तो सबसे विकृत दांत में किसके जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है? मारुति नंदन के, मारुति नंदन पवन पुत्र शुद्ध हनुमान। तो मारुति जो है उन्हीं को खुश करने का यज्ञ करेंगे अपन विकृत दंतोत्पत्ति में, ऐसा याद रखना है। मारुति यष्टि यज्ञ बताया है। हीन या अधिक होने पर, हीन यानी कम, किसी के दांत कम है वो या किसी के दांत अधिक हैं, तो कम अधिक होगा तो जो थाली होगी, भोजन की थाली, उसमें खाना कितना पकाना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। भैया दांत ज़्यादा है ज़्यादा खाता है, कम है तो कम खाता है, तो स्थाली पाक ऐसा करके कम ज़्यादा वाले में स्थाली पाक प्रजापत्य यष्टि यज्ञ किया जाता है, ऐसा याद रखना है। फिर आते हैं अप्रशस्त। अशुभ अलग होता है, अप्रशस्त अलग होता है। तो है ना, इनकी संख्या कितनी होती है? 5। 5 में हीन होना, उल्लवण यानी अधिक होना, सित यानी सफ़ेद होना, असित यानी काला होना, और मसूड़ों का अलग होना, प्राविभक्त दंत बंधत्व, मसूड़े के बीच में गैप होना दांतों के बीच में, वो भी अप्रशस्त माना जाता है। उसमें खाना फंसेगा ऐसा, उससे इन्फेक्शन कैरी रह जाएगा। तो इस प्रकार से समरी में जाते हैं। अशुभ दंत होते हैं 8। अशुभ तो अपन ने बोला था कि वो जो सज्जात कृत हैं वो उनमें कुछ गलती हो जाएगी तो अशुभ हो जाएगा। अप्रशस्त होते हैं, अमंगल होते हैं 5। और प्रशस्त जो है वो कितने, दंत संपद गुण कितने होते हैं? 10। तो संख्यावाची क्वेश्चन हैं ये। फिर कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं कि सदंत जन्मा बालक जो है उसको उद्यतम कहते हैं, है ना। पिक्चरों का डायलॉग है, मैं पैदा हुआ तो नर्स चिल्लाने लगी, लड़का हुआ मैंने नर्स को काट लिया। ये 30 मार्क का पिक्चर है अक्षय कुमार की, उसमें ये डायलॉग है। तो कुल मिला के जो बच्चा शुरू से जन्मा होगा जिसमें दांत होंगे वो थोड़ा सा नोटी माना जाएगा, उसको इसके उद्यमी कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो उद्यतम नाम दिया उसको, और उसमें नैगमेस ग्रह की पूजा करने के लिए विधान बताया गया है। फिर आए कराल दंतता। ये अपन स्तनपान में पढ़ा था कि कराल दंतता किसके कारण होते हैं? तो ऊर्ध्व स्तनी माता के स्तनपान से होते हैं कराल दंतता। 5 से 8 महीने में दांत निकलना आरंभ होते हैं और 2 वर्ष की आयु तक सारे दांत जो है बच्चों के आ जाते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं मॉडर्न के हिसाब से। तो मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2102, 2102, 2102, ऐसा ध्यान रखना 2102। जबकि परमानेंट टीथ का होता है 2123, 2123, 2123, 2133। सबसे पहले कौन से दांत निकालते हैं? तो लोअर यानी नीचे का जो दांत होता है खरगोश जैसा बच्चों का आता है, लोअर सेंट्रल इंसिजन जो है सबसे पहले निकालते हैं, लोअर सेंट्रल इंसिजन। ठीक है, कब निकलते हैं? तो 5 से 8वें माह में निकलते हैं। वो अपन ने कहा था 5वें महीने वाले जो है वो हर्ष वाले होते हैं, 6ठे महीने वाले गुणदंता होते हैं, प्रतीप होते हैं, 7वें महीने वाले राजीवंता होते हैं, द्विपुटा होते हैं, 8वें महीने वाले संपत होते हैं। तो 5 से 8 महीने के बीच निकल सकते हैं। उसके बाद में अपर सेंटर एवं लेटरल इंसिजन निकलते हैं। तो पहले नीचे के सामने के दांत निकलेंगे, फिर ऊपर के और साइड के निकलेंगे, वो जो है 8 से 12 महीने में। तो 5 से 8 और फिर 8 से 12 महीने में जो है इंसिजन निकलते हैं। लोअर सेंट्रल इंसिजर और अपर लोअर फर्स्ट मोलर जो है वो 12 से 14 महीने में निकलते हैं। तो फर्स्ट मोलर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फर्स्ट मोलर कब निकलते हैं? तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने पे निकलते हैं फर्स्ट मोलर, ऐसा याद लिखना है। फर्स्ट मोलर फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट मोलर फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट मोलर फर्स्ट ईयर में। फिर आते कैनाइन जो है उनको दंष्टा कहते हैं, आई तीत भी कहते हैं। तो
जांगम के दंत स्थान कितने होते हैं? 16। ऐसे करके याद करना है। जांगम के दंत स्थान कितने होते हैं? 16। तो 16 साल में से लेके 22 साल में आते हैं कैनाइन यानी दंष्टा दांत। फिर बढ़ते हैं सेकेंड मोलर में। तो सेकेंड मोलर जो है वो सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड मोलर कब आते हैं? सेकेंड ईयर में आते हैं। फर्स्ट मोलर फर्स्ट ईयर में 12वां महीना, सेकेंड मोलर सेकेंड ईयर में 24वां महीना, है ना। ऐसा करके याद करना है। और उसके बाद में क्रम में 24 से कितना हो जाएगा? 30। तो फर्स्ट मोलर फर्स्ट ईयर में और सेकेंड मोलर सेकेंड ईयर में निकलता है। दंष्टा जो है कैनाइन जो है वो 16 महीने से 22 महीने में निकलेंगे। और लोअर सेंटर इंसीजर स्टार्टिंग में जो दांतों के निकलने का स्टार्टिंग है 5 से 8 महीने में निकलेंगे। और दूसरे वाले इंसीजर जो बचे हुए हैं लोअर के अलावा अपर हैं और लेटरल हैं वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे यानी 8 से 12 महीने में। तो ऐसा करके इस चार्ट को याद रखना है। अब आते हैं परमानेंट टीथ में। तो परमानेंट टीथ में फर्स्ट मोलर जो है वो कब निकलते हैं? 5 से 7 साल में। तो यहाँ भी फर्स्ट आता है। तो पहली क्लास में बच्चा कब पहुँचता है? 5 साल में। फर्स्ट मोलर यानी पहला मास्टर जो है कब मिलता है? पहला मास्टर जो है वो कब मिलेगा बच्चे को? 5 साल में, है ना। थोड़ा लेट हो गया एडमिशन में, 7 साल हो जाएंगे। सेंट्रल इंसीजर निकलते हैं 6 से 8 में। और लेटरल इंसीजर निकलते हैं 7 से 9 में, है ना। तो फर्स्ट मोलर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फर्स्ट बाइकस्पिड और सेकंड बाइकस्पिड निकलते हैं 7 से 11 वर्ष में। फर्स्ट बाइकस्पिड और सेकंड जो है बाइकस्पिड कब निकलते हैं? 7 से 11 साल में निकलते हैं। फिर आए कैनाइन कब निकलते हैं? तो कैनाइन 11 से 14 में निकलते हैं। और सेकंड मोलर कब निकलते हैं? 11 से 14 में। और थर्ड मोलर निकलते हैं जब वो कॉलेज में पहुंच जाएगा। 16 साल से 21 साल के बीच में सबको अकल की दाढ़ आती है, सब जानते हैं कॉलेज टाइम में आती है 16 से 21 साल के बीच में। तो परमानेंट टीथ में फर्स्ट मोलर कब निकलते हैं? जो स्कूल गोइंग उपनयन संस्कार हमने पढ़ा था 5 से 7 साल के में निकलते हैं। फर्स्ट बाइकस्पिड और सेकंड बाइकस्पिड कब निकलते हैं? यहाँ 5 से 7 पढ़ा तो 7 से 11 में फर्स्ट बाइकस्पिड या सेकंड बाइकस्पिड निकलते हैं। और विजडम टीथ एग्जाम में आता है वो 16 से 21 में निकलता है। इस चार्ट में इतने इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपन दंतोद्भेदन कालीन व्याधियों में। तो दंतोद्भेदस्य सर्वरोगत आयतना विशेषणे तु ज्वर शिरोअभिताप तृष्णा भ्रम अभिषंद कुकुणक पोतकी भमतु कांस श्वास अतिसार विसर्पा। तो कुल मिला के दंतोद्भेदन जब भी होगा तो बच्चे को फीवर जरूर आएगा, सबसे मेन चीज़। सिरोदाप होगा, तृष्णा लगेगी, अभिषंद होगा और कुकुणक पोतकी यानी जो उसके आंखों में भी इन्फेक्शन कैरी हो जाता है। इसके अलावा दस्त भी बच्चों में देखने को मिलते हैं, दस्त होता है। अष्टांग हृदयकार ने कहा है ज्वर इन्हें भी माना है। दस्त यहाँ आ गया, जो लास्ट में लिखा था वो यहाँ पे आ गया बिड़ भेद करके। फिर कांस, सर्दी, सिरोरोजाम, सिरोअभिताप की जगह सिरोरोजा हो गया। यहाँ सिरोरोजा है, यहाँ क्या है? सिरोअभिताप है। अभिषंद पोतकी कॉमन है। अभिषंद कुकुड़ा के यहाँ पोतकी आ गया। इति विसर्पस्य चा जायते। तो अष्टांग हृदय में जो है वो अभिषंद है ना। अष्टांग में क्या है? अभिषंद है। और वहाँ पर जो है संग्रह में क्या था? कुकुणक था। फिर यहाँ चिकित्सा में प्रमुख ग्रंथ में लिखा है काश्यप विनिर्मता काश्यप ग्रंथ। काश्यप ग्रंथ का वर्णन जो है अष्टांग हृदय में है, लेकिन श्लोक में लिखा गया है कि किसने बनाया? ये काश्यप ने बनाया। फिर आओ दंतोत्पत्ति में प्रायोज्य जो है ग्रंथ कौन सा होता है? दंतोत्पत्ति में प्रायोज्य ग्रंथ होता है बचादी ग्रंथ, है ना। बच्चा जो है कंठ होती है, गले के लिए भी अच्छी होती है, आवाज़ के लिए भी अच्छी होती है। दांत जो है वो स्वर का स्थान है। बहुत सारे शब्द दंत से उत्पन्न होते हैं, तो दंतोत्पत्ति में बच्चा अच्छा काम करती है, बचादी ग्रंथ देते हैं। बच्चों में दंत रोग में श्रेष्ठ औषध है कर्कट संगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। बच्चों में दांतों के रोगों में कौन सी औषध अच्छी होती है? कर्कट संगी होती है। फिर है ना बालम अतीत यंत्रित, यानी यह शुद्ध वाग्भट ने दंतोद्भेदन के रूप में कहा है। यानी आपको इतनी सारी डिसीज होने वाली हैं दांत निकलते समय, ज्वर है, कहीं दस्त है, का है, श्वास है, तो टू मच आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है। 2-4 दिन बच्चे को दुखी रहना ही पड़ेगा, बाद में फिर सब ठीक हो जाता है। तो ना
बालामती इंद्रित किसने कहा है? भागवत ने। फिर दंत कर्णमणि यानी श्लेष्मज कृमि के कारण दंत शब्द रोग जो है वो क्या कहलाता है? दंत कर्णमणि, जिसका वर्णन काय में है भेषज रत्नावली में। ये भी एग्जाम में आता है। श्लेष्मज कृमि के कारण दांत में होने वाला शब्द जो है वो क्या कहलाता है? दंत क्रमणि। तो यहाँ कर्ण आता है, यहाँ क्रमि आता है। क्रमि रीजन है दंत कर्णमणि में। दंत शब्द का वर्णन किस में है? तो वो भागवत ने किया है। तो भागवत ने दांतों के बारे में विस्तार से बता रखा है, वो भागवत ने किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बालकों में औसत की मात्रा, तो औसत की मात्रा को जो है वो पोसोलॉजी कहते हैं। औसत मात्रा जानने को क्या कहते हैं? पोसोलॉजी। सुश्रुत ने बताया है कि मासाद ऊर्ध्वम क्षीरप यानी 1 महीने से के ऊपर का जो बच्चा है, बालक है, क्षीरप 1 साल से कहते हैं, एक जन्म से लेके 1 साल तक। तो 1 महीने से ऊपर का जो दूध पीने वाला बच्चा है उसको कितनी मात्रा देना चाहिए? तो अंगुल पर्व 2 गणनम, अंगुली पर्व में जितनी मात्रा आ जाती है 2 उंगलियों के बीच में उतनी मात्रा देना चाहिए, बच्चा छोटा है। क्षीरन्नाद में यानी टोडलर यानी अन्न भी खा रहा है और वो जो है दूध भी पी रहा है, तो उसमें कोलास्थी, ठीक है, कोलास्थी यानी जो क्षीर होता है उससे अपना आँख क्या बनती है? हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो इसमें कोलास्थी आता है। क्षीरन्नाद में क्या आता है? अस्थि आता है। ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि दूध पियोगे तो अपन बच्चों को क्या बोलते हैं? हड्डियाँ मजबूत होंगी। और अन्न का एक उदाहरण क्या है? कोल यानी बेर जो होता है वो अन्न है। तो क्षीरन्नाद में क्या है? कोलास्थी। और जहाँ केवल अन्न लिखेगा वहाँ क्या आ जाएगा? कोल, ठीक है। तो कुल मिला के 1 साल तक अपन को अंगुली पर 2 अंगुलियों के पर में जितनी मात्रा आएगी वो देनी है और केवल धात्री को देनी है। और क्षीरन्नाद में बच्चा अन्न भी खाने लग गया तो दवाई भी खा लेगा, उसको कोलास्थी प्रमाण की मात्रा में औसत देना है। और अन्नाद में केवल बालक को, अन्न पूरा खाने लग जाए तो केवल के किसको? फिर बालक को ही औसत देते हैं। फिर बढ़ते हैं विश्वामित्र में। तो विश्वामित्र ने कहा है कि जात मात्र के लिए, यहाँ शब्द स्पेशल यूज किया, जात मात्र के लिए क्या होता है? बिडंग फल के बराबर। तो विश्वामित्र के समान मात्रा है जात मात्र के लिए बिडंग फल के बराबर। क्षीरब में यहाँ कोल जो है कि यहाँ बदर शब्द यूज कर लिया, बदरास्ती। और क्षीरन्नाद में बदर के बराबर बताया हुआ है। और अन्नाद में कितना बताया? अन्न में अपन यहाँ कोल देते थे, अन्न में यहाँ पर मात्रा टोटली चेंज हो गई। अन्न में जो है क्या बदल के आ गया? उदम्बर फल। तो ये अन्नाद में बिल्कुल चेंज है। यहाँ कोल था, यहाँ क्या आ गया? उदम्बर फल आ गया। तो इसको याद रखने के लिए अपन ध्यान रखेंगे विश्वामित्र ऋषि थे, अपन को मालूम है सभी को। तो विश्वामित्र बड़े बाबा ऊपर के, बड़े बाबा ऊपर के, बड़े बाबा ऊपर के, यहाँ पर लिख लेंगे विश्वामित्र बड़े बाबा ऊपर के, विश्वामित्र बड़े बाबा ऊपर के, विश्वामित्र बड़े बाबा ऊपर के, ठीक है। ऐसा लिखें तो याद रह जाएगा। बड़े मतलब बिडंग, बाबा यानी बदर अस्थि बदर, और ऊपर के आ जाता है अन्नाद में। फिर बढ़ते हैं सारंगधर में। तो सारंगधर ने कहा है कि 1 मास में औसत की मात्रा कितनी होती है? 1 रत्ती। फिर धीरे धीरे 2 मास से 1 वर्ष तक जो है धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। हर महीने 1 रत्ती बढ़ती जाती है। तो 12 रत्ती बराबर होता है 1 मासा। तो 1 वर्ष में कितनी मात्रा हो जाती है? 1 मासा। फिर 1 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक बढ़ाते जाते हैं। तो 16 वर्ष में कितनी मात्रा हो जाती है? 16 मासा। भाव प्रकाश में जो है 1 रत्ती ने बढ़ा के 5 रत्ती बढ़ाने को बोलते हैं। 1 मासा ना बढ़ा के 5 रत्ती बढ़ाने का उल्लेख है भाव प्रकाश में। 16 से 17 वर्ष में यही मात्रा रहती है, 16 मासा। उसके बाद में घटाते हैं। यह मात्रा चूर्ण और कल की है, क्वाथ की मात्रा इससे दुगनी होती। तो ये कषाय कल्पना में भी देखते हैं कि चूर्ण और कल की मात्रा से क्वाथ की मात्रा 4 गुनी होती। फिर इसको ये मात्राएं जो हैं वो एज के हिसाब से बढ़ रही हैं, तो सही मात्राएं, तो सही योग, सारंगधर और योग रत्नाकर ध्यान रखने हैं। ये जो बढ़ते क्रम में मात्राएं किसने बताई हैं? सारंगधर और योग रत्नाकर ने। सही योग है ये। फिर बढ़ते हैं काश्यप में। तो काश्यप ने कहा है वृद्ध व्यक्ति में औसत की मात्रा 16 वर्ष के व्यक्ति की अपेक्षा उत्तरोत्तर क्षीण होती जाती है। यानी बूढ़ा व्यक्ति और एक बालक जो है वो कुमार जो है वो सेम होता है। 100 वर्ष और उससे अधिक में क्षीरन्नाद बालक समान औसत देना चाहिए। यानी 100 वर्ष में 2 वर्ष के बराबर मात्रा चलती है। क्षीरन्नाद यानी 2 साल तक।
8 वर्ष तक के बालक को औषध और चतुर्मांस स्नेह घृत जो है मिला के देना चाहिए, यानी सीधे सीधी औषध नहीं खिलाना चाहिए, उसमें थोड़ा से घृत स्नेह मिला लेना चाहिए। 8 साल के बाद में अपन जल वाली औषध दे सकते हैं, यानी चूर्ण वगैरह। बच्चे जैसे छोटे बच्चों को सस्पेंशन यूज करते हैं, टैबलेट नहीं देते हैं, सिरप देते हैं, वैसे ही यहाँ पर बोला कि औषध को घृत या स्नेह मिला के देना चाहिए 8 साल तक। 8 साल के बाद में जल के साथ दे सकते हैं। 12 वर्ष से कम अवस्था में औषधि का एकांत रूप से प्रयोग, निरंतर प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्योंकि हैबिचुअल हो जाती है, कई रस औषधियाँ भी होती हैं, तो इस टाइप की औषधियाँ कंटिन्यूस नहीं देना चाहिए 12 साल से छोटे बालकों में। अब आते हैं घृत की मात्रा में। तो घृत की मात्रा में बताया जात मात में घृत की मात्रा कितनी होती है, तो वो ये घृत की है, इसलिए वो जात मात में औसत की पूछते तो बिडंग था विश्वामित्र में। यहाँ क्या है, घृत की मात्रा पूछ रहे हैं, तो जात मात में घृत की मात्रा कितनी होती है, कोलास्ती के बराबर। अंगुल पर द्वयी या बिडंग नहीं, यहाँ पर कितना है, कोलास्ती। तो ऐसा सोचो, घृत के लिए लिखना है आपको घी की मिठाई, यहाँ पर लिख लें घी की मिठाई। उसी घी की मिठाई से फंडा बनाएंगे अपन, कि जैसे किसी का कोई बालक पैदा हुआ तो लोग कहते हैं चलिए भैया आपके यहाँ पुत्र हुआ है, बालिका हुई है, तो आप एक काम करिए, हमको घी की मिठाई खिलाइए। तो चूँकि जब किसी के यहाँ डिलीवरी होती तो खर्चे इतने हो जाते हैं कि उस पर ज़्यादा पैसे नहीं रहते हैं खर्च करने के लिए, तो वो कोलास्ती के बराबर की मिठाई खिला पाएगा। तो जात मात में कोलास्ती, 10-20 दिन बाद थोड़े बहुत पैसे और इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर कोलार्थ। और एक कोई बच गया पड़ोस में तो आदमी कहता है कि अगले महीने खिला देंगे एक रसगुल्ला, है ना। तो 1 माह बाद जो है वो हो गया कोल। अगले महीने तनख्वाह मिलने तो फिर आपको कोलास्ती नहीं, कोल मात्रा की जो है मैं मिठाई खिलाऊंगा। फिर भी अपन को इतनी कोशिश कर लें 2 महीने में इससे अधिक देना है, तो वो तो 2 अधिक का तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। 4 माह में उन्हें बोला घृत की मात्रा, आस पड़ोस रिश्तेदार में कोई बच ही जाता है तो बोलता है फिर हमको भी मिठाई खाना है, तो इन्हें यहाँ पर सूखे हुए आंवले के बराबर दिए। आंवला जो है, आंवलक में 4 अक्षर होते हैं, 4 महीने में 4। 5 से 6 महीने में अपन 5 से 6 महीने में, अब 6 महीने पहुंच गए तो ये पूरे अक्षर जोड़ देंगे। आद्र आंवलक में आद्र शब्द भी जोड़ देंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाते हैं। तो 6 महीने में 6 अक्षर वाला आद्र आंवलक जो है। आंवलक वैसे भी आद्र यूज होता है, हरण और बहेला तो शुष्क यूज होते हैं, तो आद्र आंवलक जो है 6 महीने में, है ना। 7-8 महीने इससे अधिक हो जाएगा तो वो तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो 3 ही क्वेश्चन बनेंगे, जात मात में घृत की मात्रा कोलास्ती, 1 महीने में कोल, और 4 महीने में सूखा आंवला, और 5 से 6 महीने में आद्र आंवले की बराबर होती है। इसके बाद बढ़ते हैं जो है चूर्ण की मात्रा। तो दीपनी चूर्ण की मात्रा बताइए। अग्र अंगुल पर्ग में ग्रह मात्रा देना चाहिए। दीपन यानी जैसे चित्रक है, पिपली चूर्ण कोई चटा रहा है बच्चों को, तो अग्र पर में दे मात्रा बराबर हो जाएगी। जीवनी और समनी चूर्ण की मात्रा हमेशा दुगनी हो जाती है। तो जीवन दो, जीवन दो, जीवन दो, जियो जीने दो, जीवन दो, तो जीवनी वाली दुगनी। बमन विरेचन में हमेशा हाफ। संशोधन क्रम में जो है बमन विरेचन हो रहा है तो अपन क्या कर देते हैं, दवाई घटा देते हैं, कितनी, आधी कर देते हैं। इसमें अनुपान में लिखा है वात, पित्त कफ नाशक कषायों में शर्करा और मधु के साथ मिलाकर चूर्ण की मात्रा 2% लेना चाहिए। क्वाथ में आते हैं, बमन विरेचन क्वाथ की मात्रा होती है 1%, है ना, काढ़े की मात्रा। और दीपनी और संसमनी, क्योंकि बमन विरेचन में जो है संशोधन है तो संशोधन में 1 हो जाएगा, समन में उसका डबल हो जाता है। संसमनी में 2% मात्रा होती है। कल्क में आते हैं, दीपनी कल्क की मात्रा होती है 1 कर्स। दीपनी वही कोई भी पिपली चूर्ण वगैरह चटा रहे हैं तो वो 1 कर्स। जीवन दो, जीवन दो, जीवनी हो जाएंगी 2 कर्स, और बमन विरेचन हो जाएगा हमेशा आधा, बमन विरेचन आधा। तो ये तो एक दूसरे चूर्ण और कल्क, एक चूर्ण को जब सुखा लेते हैं, कल को जब सुखा लेते हैं तो चूर्ण हो जाता है, तो दोनों की मात्राएं लगभग एक जैसी हैं, है ना। यहाँ पर अंगुली पर में बताया है, यहाँ 1 कर्स बताया है, बाकी जो है ये दोनों मात्राएं एक जैसी है। क्वाथ में अलग होती है, बमन विरेचन 1% होती है, और दीपनी संसमनी उसका डबल % होती है। तो आज के वीडियो में इतनी ही, अब इसके आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।